हो गया। चलिए आज हम लोग YDSC जानेंगे। क्या जानेंगे? Y माने यंग्स, D माने डबल और S फॉर स्लिट और E फॉर एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल रहे हैं? YDSC। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। स्लिट माने छिद्र होता है, बारीक छिद्र, बहुत पतला छिद्र, ठीक है ना। और स्लिट माने छिद्र। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग साहब ने द्विपटिका या द्विछिद्र प्रयोग किया था। कौन सा प्रयोग किया था? द्विछिद्र प्रयोग। अब इस प्रयोग के माध्यम से उन्होंने रचनात्मक और विनाशी व्यतिकरण को एक्सप्लेन किया। किसको एक्सप्लेन किया? मैंने कब रचनात्मक व्यतिकरण हुआ, कब विनाशी व्यतिकरण हुआ, कब चमक बढ़ा, कब चमक घटा, इन तमाम चीजों पर एक्सपेरिमेंट के माध्यम से व्याख्या दिया। अब इस व्याख्या को समझने के लिए कुछ कोड है जिसको आपको बढ़िया समझना होगा। कोड अगर समझ जाइएगा तो ज्यादा बेटर होगा। जैसे देखिए, आप लोग लाइट वेव बनाते हैं एक लाइट सोर्स, पॉइंट सोर्स के लिए, तो लाइट ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, चारों तरफ चलता है ना। ये लाइट चारों तरफ चलता है। इसमें इस तरह से स्फीयर जैसा वेवफ्रंट्स दिखता है। ये जो वेवफ्रंट्स दिख रहा है वो क्या है? ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, यही एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड जैसा दिखता है। सभी एक साथ समान कला में कंपन करते हैं तब ऐसा दिखने लगता है। जैसे तो तालाब में पत्थर मारते हो, पनिया ऊपर एक साथ उठता है, अब उसको एक कल्पना से चित्र बनाते हो तब ना रिंग जैसा दिखने लगता है। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है वो डायग्राम जब हम वेव बनाते हैं तो यहाँ पर इस तरह से बनाते हैं ना। ये वाला हिस्सा जो ऊपर उठा हुआ दिखा है ना, इसी हिस्से को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है ना। ऊपर उठा हुआ हिस्सा, ऐसे नीचे भी ऐसा घटना घटता है, जैसा ऊपर उठता है वैसा नीचे भी जाता होगा, लेकिन वो दिखता हम लोग का नहीं। तालाब में ऐसी घटना है। तो याद रखिएगा, अगर मान लो कि हम एक ऐसा वेवफ्रंट बनाएं, ठीक है, अब यहाँ पर एक और वेवफ्रंट ऐसे बना दें, तो आपको क्या लगता है? यहाँ पर ऊपर वाला भाग, एक दो वेवफ्रंट है, ये ऊपर वाला भाग, अब ये दूसर का भी ऊपर वाला भाग, यानी दोनों का वेवफ्रंट आपस में टकरा रहे हैं ना। तो यहाँ पर बताइए, अगर दो वेव अगर अप से अप टकराता है तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव होता है, डाउन से डाउन का टकराता है कंस्ट्रक्टिव होता है। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव में हम क्या दिखाएंगे? जहाँ जहाँ वेव फ्रंट ऐसे कटेगा वो समझ जाना कि यहाँ चमकदार, ठीक है ना। यहाँ पर चमकदार, ये समझ में आ जाएगा तो आपको डायग्राम बनाना बेहद आसान होगा। अगर हम दो ऐसे वेव फ्रंट बना रहे हैं, एक वेव फ्रंट मान लो कोई और का होगा, एक और किरण है उसका वेव फ्रंट है, एक दूसरा वेव है उसका ये वेव फ्रंट है, कहाँ टकरा रहा है? यहाँ टकराना है ना, यहाँ टकराना है। जहाँ जहाँ टकराएगा ये क्या बनेगा? चमकदार। कैसा बनेगा? ये हमारे और आपके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग को शेयर करने के लिए लॉजिक होगा, ठीक है ना, पहचानने में आसानी होगी। देखो, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में उसने किया क्या था? यंग्स साहब ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करने के लिए, द्विछिद्र पट्टिका प्रयोग करने के लिए, क्या करने के लिए? द्विछिद्र पट्टिका प्रयोग करने के लिए दो गो पर्दा रखा, दो गो स्क्रीन लिया। स्क्रीन माने पर्दा। एक पर्दे से दूसरे पर्दे की दूरी काफी रखी, मैंने बड़ा डिस्टेंस रखा। इसमें बारीक रेखा छिद्र किया। बारीक रेखा छिद्र मतलब बहुत छोटे छोटे दो को कॉल कर दिया। इन छिद्रों का नाम रख दिया S1 S2, ठीक है ना। इन छिद्रों की दूरी
इस पर्दे के सामने न के बराबर था। मतलब ये दूरी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये दूरी बहुत कम है। यानी ये जो डिस्टेंस है वो बेहद कम है। ये वाला डिस्टेंस क्या है? बेहद कम। तो बेहद कम होना चाहिए। ये डिस्टेंस बेहद कम है, लेकिन ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा है। कैसे शर्त लागू किया? तो d का मान बहुत 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 ज़्यादा कर दिया। किसके सामने? इस d के सामने ये d बहुत बड़ा कर दिया। इस व्यवस्था को उसने अरेंजमेंट को स्थापित किया। ऐसा करने के बाद ये सब हम बनाएंगे कब? जब न्यूमेरिकल के लिए कुछ सूत्र प्राप्त करेंगे तब। अभी केवल समझने के लिए। इसके सामने एक ऐसा लाइट सोर्स रखा जो एक वर्णी था। अब इससे निकलने वाले लाइट वेव समान कला सबद। तो यहां से लाइट से निकला होगा, लाइट से निकला होगा, इधर भी गया होगा, चारों तरफ गया होगा। और इसका वेव फ्रंट ऐसे बना होगा, बना होगा कि नहीं बना? ये पूरा आप गोल गोल रिंग भी बना सकते हैं, लेकिन आपको समझना है कि इसके आगे है, ठीक है ना? पूरा रिंग है। ये क्या है? वेव फ्रंट। यहाँ पर किरण पहुंचा तो यहाँ से भी अब लाइट निकलने लगा, यहाँ से भी लाइट पास किया होगा। ये तो कॉमन सेंस है कि दो छिद्र है तो दोनों छिद्रों से लाइट पास करेंगे। यहाँ पर छिद्र बन गया सेकेंडरी सोर्स। क्या बन गया? अगर हम इधर से देखें तो लाइट आपको इन दोनों सोर्सों से आते हुए नजर आएगा। और सोर्स का डेफिनेशन जिससे लाइट आता हुआ दिख रहा हो वो आपके लिए क्या है? सोर्स। अब जैसे यहाँ पर हम एक छिद्र कर दें तो यहाँ से लाइट आने लगेगा, तो छिद्र भी मेरे लिए सोर्स बनेगा। हालांकि ये सोर्स एक्चुअल सोर्स नहीं है, सेकेंडरी सोर्स है। इसका एक्चुअल सोर्स सूर्य है। सूर्य की धूप इस पर पड़ेगी, उससे जो लाइट निकलेगा, वो छिद्र से जो लाइट आएगा, वो छिद्र जो होगा वो सेकेंडरी सोर्स होगा, दूसरा स्रोत होगा। तो ये जो दो छिद्र किया था वो अलग अलग सेकेंडरी सोर्स के भांति व्यवहार करने लगे। कैसा व्यवहार करने लगे? सेकेंडरी सोर्स के भांति। अब जब सेकेंडरी सोर्स के भांति व्यवहार करने लगे तो यहां से भी किरणें निकली, इससे। समझ पा रहे हो भाई? किरण तो फैलेगा ना, तो यहाँ से किरणें फैलती हुई इस पर टकराई, यहाँ से किरण फैलते हुए इस पर टकराई। किरणों का डायग्राम हमारे लिए इम्पोर्टेंट उतना नहीं है जितना कि वेव फ्रंट को टकराने के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से वेव फ्रंट ये बना होगा इस तरह। जितना बड़ा वेव फ्रंट यहाँ बनाएंगे उतना ही वेव फ्रंट उतना ही बड़ा यहाँ पर बनाएंगे। क्योंकि दोनों एक ही सोर्स से निकलने वाले लाइट हैं, तो दोनों लाइट का स्पीड क्या होगा? सेम होगा। जितना स्पीडली ये वाला लाइट जाएगा इस पर, उतना ही स्पीडली ये वाला लाइट जाएगा इस पर, ठीक है? अच्छा, वेव फ्रंट्स कैसे बनाएंगे? तो वेव फ्रंट स्फीयर जैसा, गोला जैसा बनाना होता है, तो वृत्त जैसा आप लोग बनाते हैं कॉपी पर। चूंकि गोला तो बनाना संभव नहीं है, तो वृत्त जैसा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। जितना छोटा वृत्त यहाँ बनाएंगे उतना ही यहाँ बनाएंगे। फिर वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ा करेंगे, इसमें भी आगे बढ़ा करेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे, इसमें भी आगे बढ़ाएंगे, फिर आगे बढ़ेगा ये, फिर ये आगे बढ़ेगा। आप देखते रहना। बताओ यहाँ पर चमकेगा कि नहीं? साइन होगा। अगर एग्जैक्ट डायग्राम आपका रहा, एग्जैक्ट डायग्राम रहा, थोड़ा और इसको बड़ा करो और भी वेव फ्रंट फैलाते जाइए। ऐसा करिए, एक को पहले खींच लो, दूसरा बिना देखे खींच लो। पहला पर नजर जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। दूसरा वेव फ्रंट को कैसे खींचे? वेव फ्रंट खींचना है, पहला हम खींच लेते हैं बिना कुछ सोचे। कहाँ तो जाता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। ये आप चाप और प्रकार की सहायता जो होता है ना है, उससे भी आप ले सकते हैं। एग्जैक्ट डायग्राम बनाना हो तो ऐसा आप काम कर सकते हैं। ये क्या बन रहा है? वेव बन रहा है कि वेव फ्रंट्स बन रहा है? वेव फ्रंट्स बन रहा है, ठीक है ना? थोड़ा और भी बड़ा बना सकते हैं, और बड़ा बना सकते हैं, और बड़ा बना सकते हैं, बनाते जाइए। ये सभी वेव फ्रंट्स हैं। कौन से लाइट का, कौन से स्रोत के लिए वेव फ्रंट्स बनाए? S1 के लिए।
लाइट इधर भी जा रहा होगा, इधर भी जा रहा होगा, इधर भी जा रहा होगा, सब चलेगा परपेंडिकुलर। वेव फ्रंट पर लाइट कैसे चलते हैं? परपेंडिकुलर। ऐसा ही अब इसके लिए बनाना है। तो इसके लिए बनाना है तो हम थोड़ा सा रंग बदल देते हैं। पहला, दूसरा, ऐसे बने। आप एग्जैक्ट डायग्राम बनाओगे ना तो ज़्यादा आपको, क्योंकि हाथ से बना रहे हैं तो हाथ से बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, हाथ से बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए दिक्कत होती है, हाथ से बनाने में दिक्कत होता है। हाथ से बनाने में दिक्कतें होता है कि लगता है कि ओकरा से टकराई थे, गलत ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप यहाँ पर सोर्स माने हैं ना, यही ना S1 है, यहाँ पर कौन है? S1। एक वेव फ्रंट, दो वेव फ्रंट, इस तरह से वेव फ्रंट बनाते जाइए। इसी को देखना है, केवल इसको केवल देखना है। कहाँ लड़ रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। ऐसा होता जाएगा। आप देखेंगे कि इसी के सामने जो वेव एकदम एग्जैक्टली, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन एग्जैक्टली करोगे ना तो ए वाला जो लाइट वाला जो वेव्स देख रहे हैं एकदम सामने यहाँ पर चमकदार मिलेगा। और भी कहाँ मिल रहा है चमकदार? देखो यहाँ मिल रहा है ना, चमकने वाला मिल रहा है ना। इसी लाइन पर आप आगे बढ़ते चले जाइए, यहाँ पर क्या मिलेगा? चमकदार। और कहाँ मिल रहा है? इधर मिल रहा है, देखो मिल रहा है ना, मिल रहा है। इसी लाइन पर आगे बढ़ते जाइए तो यहाँ पर क्या मिलेगा? चमकदार मिलेगा इस लाइन। अच्छा, यहाँ पर बिंदु चमकेगा, फिर कुछ दूरी तक बिंदु नहीं चमकेगा, यानी कुछ देरी तक लाइट आपको डीप नजर आएगी, फिर यहाँ पर चमकने लगेगा। फिर इसी तरह से यहाँ पर कुछ दूरी पर बिंदु चमकेगा, बीच में क्या नजर आएंगे? डीप। तो उसने इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बताया कि जब जब इनके बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जैसी घटना हुई, कौन सी घटना हुई? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जैसी घटना हुई, तो ब्राइट स्पॉट बना। क्या बना? ब्राइट स्पॉट। और जब जब इनके बीच में डिस्ट्रक्टिव हुआ, कैसा हुआ? डिस्ट्रक्टिव, तो वहां पर कैसा दिखने लगा? यहाँ पर चमकदार, यहाँ पर नहीं चमकने वाला दिखेगा, फिर चमकने वाला दिखेगा। आप यहाँ पर इसके सामने देखिए तो ये वाला पार्ट पर चमकता हुआ जा रहा है शाइनिंग, ये वाला सुपरपोज कर रहा है ना, सुपरपोज कर रहा है। अप को अप से मिलन हो रहा है, अप लाइन को अप लाइन से मिलन समझाएं कि जहाँ पर ऐसे मिला दें दो वेव फ्रंट को, तो समझ जाना एक वेव का दूसरा वेव से अप टू अप यहाँ पर मिलन हो रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, एक साथ ऊपर अब एक साथ नीचे वाला है। तो ये वाला कंडीशन उसने लागू किया। और केवल वो जो घटना हम लोग मैथ की भाषा से सुन रहे थे ना, वो मैथ की भाषा से एक्सप्लेन नहीं किया, किसके माध्यम से एक्सप्लेन किया था? इस इंटरफेरेंस को एक्सपेरिमेंट में दिखाया था। किसमें दिखाया था? और एक्सपेरिमेंट में देखने के बाद उसने वाकई में इस सत्य को पाया कि कहीं पर चमक रहा है बिंदु, कहीं नहीं चमक रहा है, कहीं चमक रहा है। देखो एग्जैक्ट मिड पॉइंट पर आप आइए। कल बता रहे थे कि एग्जैक्ट मिड पॉइंट पर एक मैक्सिमा दिखेगा सामने। क्या दिखेगा? एक मैक्सिमा दिखेगा। इस मैक्सिमा का नाम होगा सेंट्रल मैक्सिमा। आपको कल जो देखे तो वही बात हम लोग एक्सपेरिमेंट में देख रहे हैं कि इसमें भी आपको तो वही दिख रहा है कि इस लाइन पर क्या बन रही है? मैक्सिमा बन रही है। इस लाइन पर क्या बन रही है? मैक्सिमा। इसके सामने वाला पॉइंट चमकता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो यंग से डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लिखना हो तो क्या लिखेंगे? तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपको लिखना होगा कि इस एक्सपेरिमेंट के करने के लिए यंग साहब ने दो समानांतर पर्दे को एक दूसरे से बड़े दूरी पर सजाया। पहले पर्दे के ऊपर दो बारीक रेखा छिद्र रखा। क्या रखा? दो बारीक रेखा छिद्र रखा। और इस छिद्रों को एक समान कला संबद्ध प्रकाश स्रोत से प्रकाशित किया। ये बात बोलना जरूरी होगा। इन छिद्रों को किससे प्रकाशित किया? एक समान कला संबद्ध प्रकाश स्रोत से प्रकाशित किया। ऐसा करने पर
उसने पाया कि दूसरे पर्दे के ऊपर दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों का एक पैटर्न दिख रहा है। क्या दिख रहा है? दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों का एक पैटर्न दिख रहा है। उसने इसको व्याख्या देते हुए बताया कि जब दो प्रकाश तरंगे समान कला संबद्ध रही होगी तो दीप्त फ्रिंज बनाया होगा, और जब ये दोनों प्रकाश तरंगे असमान कला संबद्ध रही होगी तो कैसा बनाया होगा? अदीप्त फ्रिंज। यानी इस बात को उसने एक्सपेरिमेंटली शो कर दिया कि वाकई में कभी दीप्त फ्रिंज मिलेगी, कहीं अदीप्त फ्रिंज मिलेगा। दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों के मिलने की ये जो क्रम सिलसिला है वो अनवरत रहेगा, लगातार रहेगा। दीप्त अदीप्त, दीप्त अदीप्त, दीप्त अदीप्त, ऐसा मिलता रहेगा। इधर इस एक्सपेरिमेंट को उसने किया। अच्छा, सवाल जो पूछे जाते हैं वो कौन पूछे जाते हैं? सवाल जो पूछे जाते हैं ना, ये डायग्राम आप समझ पा रहे हो कैसे बनाना है? हाँ, यहाँ पर केंद्र मान के छोटा वृत्त, अब इतना ही जैसे देखना क्या करना डायग्राम बनाते हुए कि एक वृत्त ऐसे बना लेना। अब इसका बढ़ाना घटाना ही नहीं, फिर ऐसे बनाना। बढ़ाओगे घटाओगे डायग्राम बिगड़ जाएगा। बैकग्राउंड सेम साइज वाला बनाते रहना, फिर थोड़ा बढ़ाना, एक और बनाना, इसमें भी बढ़ाना नहीं, फिर उठा के यहाँ रखना, फिर बना देना, फिर इसमें थोड़ा बढ़ाना और बना देना। और एक बात और ध्यान रखना, इनके बीच की दूरी लगभग सेम रख देना तो एग्जैक्ट फिगर दिखेगा। यानी हर बार वृद्धि सेम जैसा करेंगे। क्या करेंगे? सेम जैसा। तो आप डायग्राम बना सकते हैं। डायग्राम कैसे बनाना ये ज़्यादा जरूरी है। बनाया हुआ डायग्राम आप बना नहीं पाते हैं, क्योंकि आप छापने की कोशिश करते हैं, इसमें देखना पड़ता है कि बनता कैसे। वो बनाने का टेक्नोलॉजी आपको मिल गया तो आप बना लीजिएगा डायग्राम। हिंट तो आपको दे दिए, डायग्राम बनाओ अभी बैठ के कैसे बनेगा और दिखाना कॉपी में कैसा डायग्राम आप बनाए। अब लाइन पैटर्न समझ में आ गया? यहाँ से रिंग बनाते जाना है, बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, यहाँ से रिंग बनाते जाना है, बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, जहाँ जहाँ रिंग मिलेंगे उसी पर आपको चमक दिखेंगे। जहाँ जहाँ रिंग मिलेंगे वहाँ पर क्या दिखेगा? चमक। अब उसी के सामने आप जाइएगा तो आपको चमक पर्दे तक पहुँच जाएगा। कहाँ तक पहुँच जाएगा? पर्दे तक। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डायग्राम बनाना टफ नहीं है, खाली आपको शांत भाव से एकदम बना देना। अब एग्जाम में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था, ये सवाल बहुत कम आता है। एक्सपेरिमेंटल सवाल ऐसा कम सम पूछता है। एग्जाम में जो सवाल आएगा वही आएगा कि फ्रिंज की चौड़ाई के लिए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के माध्यम से व्यंजक प्राप्त करें, सूत्र निकालने के लिए आता है। ठीक है ना। डायग्राम बनाना एकदम सिंपल काम है, आपको पूरा जो रूप तरीका बता दिए ना उसी से काम करना है। और चूंकि इसके लिए आपको कुछ ज़रूरत पड़ेगा
यहाँ पर छिद्र है, यहाँ पर छिद्र है, यहाँ पर सोर्स है, तो अब सोर्स यहाँ भी हो जाएगा ना, तो वो सोर्स बनता है ना। इतना ही बड़ा यहाँ, इतना ही बड़ा यहाँ, ऐसे करते जाना, इतना ही बड़ा यहाँ, ऐसे आप बनाते जाएंगे। बनाते तो रहना ऐसे। याद रखें, ये वाला जो कट बिंदु है ना, आप ऐसा मिलाएंगे कि कट बिंदु मिस नहीं करना चाहिए, ऊपर नीचे। अब ऐसा तभी संभव है जब आप इंच और प्रकार जो भी यंत्र है ना उसका सहायता लेंगे, ऐसे नहीं संभव है। हाथ से हम कितना ही ड्रॉ करेंगे ना, ऊपर नीचे स्लाइड करिए जाना है, क्योंकि ब्रीथ हम लोग एक बार में एग्जैक्ट थोड़ी ना बना पाते, फ्री मूवमेंट होता है, नहीं बन पाता है। इसके लिए जरूरी है ऐसा ही ब्रीथ यहाँ बनाने की संभावना नहीं है, थोड़ा बहुत दिक्कत तो करिए जाएगा। ऐसा तब होगा जब आप प्रकार वाला पार्ट इस्तेमाल। सुनिए, एक क्वेश्चन आता है कि फ्रिंज की चौड़ाई क्या है। एक पैटर्न दिखा था ना, कहीं कहाँ पर बीच में एकदम जीरो पर क्या दिखा था, सेंट्रल मैक्सिमा, फिर ऊपर मिनिमा, फिर कौन मैक्सिमा, फिर ऊपर भी और मिनिमा, मैक्सिमा, मिनिमा, ऐसा चलता है ना। दो लगातार मैक्सिमा के बीच का दूरी निकाल दो, या दो लगातार मिनिमा के बीच की दूरी निकाल दो, इन्हीं दूरी का नाम है फ्रिंज की चौड़ाई। दो लगातार दीप्त फ्रिंज, मैक्सिमा को दीप्त फ्रिंज, मिनिमा को अदीप्त फ्रिंज। दो लगातार दीप्त फ्रिंज और दो लगातार अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फ्रिंज की चौड़ाई। क्या बोलते हैं, फ्रिंज की चौड़ाई। प्रश्न एक आता है कि यंग डबल स्लिट प्रयोग के माध्यम से फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र प्राप्त करें। क्या करें, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के माध्यम से फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र प्राप्त करें। अब ये फॉर्मूला बहुत 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 बार पूछा जा चुका है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब इसको प्रमाणित करने का, इसका सूत्र निकालने का दो तरीका है। कितना तरीका है, दो। एक तरीका है लेबर ग्रेड, अब एक है आपको एकदम इंजीनियर ग्रेड। लेबर ग्रेड और इंजीनियर ग्रेड का मतलब, एक में माइंड ज्यादा लगाओगे, शरीर से मेहनत कम करोगे, ये हो गया इंजीनियर ग्रेड। इसमें गुना भाग जोड़ घटाव ये सब करने के लिए उतना नौबत नहीं आएगी। इसमें केवल माइंड लगा देना है और 4-5 कदम चलेंगे, प्रूफ हो जाएगा, निकल जाएगा। दूसरा होता है लेबर ग्रेड, उसमें हम लोग बहुत बड़ा काम करेंगे, देर तक मेहनत करेंगे, तब आंसर आएगा। ठीक है ना। तो हम आपको बेहतर माइंड एप्लीकेशन वाला बताएंगे। अगर चाहेंगे तो दोनों तरीका बता सकते हैं, जो अच्छा लगे उससे बना लेगा, लेकिन हमको जो अच्छा लगा, जो सबसे बेहतरीन टेक्निकल था, वो हमको अच्छा लगा, उसी से हम आपको बताना चाहेंगे। ठीक है। तो प्रश्न पहले पूरा कर लो, प्रश्न लिख लो, इम्पोर्टेंट प्रश्न के आगे भी है जरूर लगा दीजिएगा। प्रश्न लिखिए, यंग के द्विछिद्र प्रयोग के माध्यम से यंग के द्विछिद्र प्रयोग के माध्यम से यंग के द्विछिद्र प्रयोग के माध्यम से फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त करें। यंग के द्विछिद्र प्रयोग के माध्यम से फ्रिंज की चौड़ाई के लिए
डायग्राम बनाएंगे पहले नंबर। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के माध्यम से फ्रिंज की चौड़ाई निकालने के लिए आपको एक डायग्राम बनाना होगा, लेकिन इस डायग्राम में उतना पेचीदा चित्र नहीं दिखाना है जितना इससे पहले दिखा रहे थे। सबका वेब फ्रंट बना रहे थे, वेब फ्रंट को आपस में टकरा रहे थे, उसका डायग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स दिखने लगा था। हालांकि है नहीं, डायग्राम बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो बनाने में वो दिखने सा लगता है वैसा। तो हमें सिंपल डायग्राम से काम करना होगा। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक पर्दा ये वाला है और ये रहा यंग का दूसरा स्क्रीन, इसको स्क्रीन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? स्क्रीन माने पर्दा। इसमें 2 बारीक रेखा छिद्र है जिससे लाइट वेव आने वाले हैं। लाइट मत कहिए, लाइट वेव आने वाले हैं। अच्छा, लाइट वेव आने वाले हैं। इन छिद्रों को हम सेकेंडरी सोर्स मानते हैं, S1 और S2। और इन छिद्रों के बीच की दूरी अपने मन से कितना निर्धारित कर लेते हैं? स्मॉल डी। अब बताओ, इसके एकदम मध्यस्थ बिंदु से, कौन सा बिंदु से? मैंने बीच वाले बिंदु से इसके सामने जाओगे तो इस पॉइंट पर कौन सा फ्रिंज दिखेगा? ब्राइट की डार्क? ब्राइट दिखेगा, क्योंकि S1 से भी इसके लिए पथ उतना ही होगा जितना कि S2 से होगा। तो दोनों के लिए पथ तो सेम है, तो पथांतर 0। अब पथांतर 0 तो कलांतर भी 0 और इंटरफेरेंस खाली इतना ही कह देना, पथांतर 0 तो इंटरफेरेंस सकारात्मक होता है, यानी चमक बढ़ती है। कल इस बात पर पूरा डिस्कशन किए थे। तो यहाँ मिल गया ब्राइट स्पॉट, कहीं पर डार्क बना होगा। अब हमको पता नहीं है कि कहाँ अगला ब्राइट मिलेगा, तो मान लो कि दूसरा ब्राइट हम यहाँ मान लिए। हालांकि दूसरा ब्राइट नहीं है, ये है 0 पर बनने वाला सेंट्रल मैक्सिमा। ये बना पहला मैक्सिमा, फिर बनता अगला दूसरा मैक्सिमा, फिर बनता तीसरा मैक्सिमा। काउंटिंग 0 से नहीं काउंट करते, 0 से काउंट कर दोगे कार्ड नोट को? 0 1 2 3 देखो ना, तो कौन गिना? 0 से काउंटिंग कभी शुरू नहीं। काउंटिंग शुरू कहाँ से करते हैं? 1 से। अब हमें पता चल जाए कि यहाँ पर ब्राइटनेस के लिए फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा। इन दोनों के बीच की दूरी अगर हम निकाल पाए तो यही ना फ्रिंज की चौड़ाई होगी। ठीक है, तो ये दूरी को हम अपने मन से मान लिए कितना? क्या मान लिए? y में नाप रहे इसलिए क्या मान लिए? अब सुनिए, लाइट यहाँ से इस पॉइंट तक पहुंचा होगा, यहाँ से इस पॉइंट तक पहुंचा होगा। क्या इन दोनों के लिए पथांतर सेम है? पथांतर 0 है? नहीं। अच्छा, पथांतर 0 नहीं है तो पथांतर ही निर्णय करेगा कि यहाँ पर चमक बढ़ेगा कि चमक बढ़ेगा। पथांतर कैसे निर्णय करता है? तो कल बताए थे। इस पर से हम अपना पेंसिल वाला भाग, एकदम नॉर्मल मोड में बोल रहे, पेंसिल वाला भाग कहाँ तक फैला के ले जाएंगे? S1 तक कि S2 तक? छोटे पथ तक S1 तक फैला के ले जाएंगे, वैसे क्रॉस कर देंगे, काट देंगे। तो ऐसे काटोगे, कट गया, ऐसे काटेंगे तो क्या होगा? ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये हो गया डेल्टा पी, यही हो गया कौन सा? पथांतर। क्या हो गया? क्योंकि इसके आगे तो भाई जितना ये वाला है उतना ही ये वाला होगा ना, क्योंकि एक ही रेडियस से ड्रॉ किया गया। ऐसे फैलाते फैलाते यहाँ तक लाए और ऐसे खींच दिया, तो जितना ये वाला साइड उतना ही ये वाला साइड तो एक्सेस हो गया। ये डेल्टा पी है। यह डेल्टा पी अगर लेमडा मिल गया तो यहाँ पर चमकदार, λ/2 मिल गया नहीं चमकने वाला, 3 λ/2 मिल गया नहीं चमकने वाला, 4 लैम्डा मिल गया चमकने वाला। पूरा व्याख्या हम लोग कर चुके हैं। यानी चमकदार बिंदु और नहीं चमकने वाला बिंदु बनेगा पथांतर के कारण। अब पथांतर का संबंध कलांतर से तो है ही, एक बात बोल दे तो दूसरा बोलने की जरूरत नहीं। एक कंस्ट्रक्शन आपको क्रिएट करना होगा। अच्छा,
आपस में लंबवत भी होंगे। कैसा होंगे? लंबवत। क्यों? आपस में कैसा होंगे? लंबवत। क्यों? क्योंकि त्रिज्या जो है, ये त्रिज्या बन गया ना, ये बन गया चाप। ये त्रिज्या केंद्र से चाप तक जाने वाला लाइन क्या कहलाता है? रेडियस। पढ़े? तो रेडियस हमेशा चाप पर, ये वाला रेडियस, ये वाला जो लाइन है चाप पर क्या रहेगा? लंबवत। ते लंबवत हो गया। अब हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन को देखना ध्यान से, कंस्ट्रक्शन ही इसकी सब कुछ है। एंगल पता करेंगे। क्या पता करेंगे? एंगल। देखो एंगल कैसे पता करेंगे? इस पर से इस पर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ना? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। अब बताइए, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर है, सोचिए परपेंडिकुलर। ए वाला लाइन अगर हम स्ट्रेट लाइन की तरह मान ले, कैसा मान ले? स्ट्रेट लाइन की तरह मान ले, क्योंकि स्ट्रेट लाइन माना जा सकता है। क्यों नहीं माना जा सकता? ये चाप जो है बहुत बड़े रेडियस के लिए खींचा गया है। किसके लिए खींचा गया है? बहुत बड़े रेडियस के लिए जब चाप खींचेंगे तो चाप लाइन की तरह, स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा। बहुत बड़ा रेडियस अगर आपके पास है तो इससे बनने वाला चाप कैसा दिखने लगेगा? स्ट्रेट लाइन की तरह। यही बात बोलते हैं कि वृत्त बहुत बड़ा हो या गोला बहुत बड़ा हो तो सरफेस सपाट दिखती है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो हम इसको स्ट्रेट लाइन की तरह भी एज्यूम कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा? ए वाला एंगल आपका थीटा है। ए वाला एंगल कितना है? थीटा। तो और कौन एंगल होगा जो थीटा क्रिएट करेगा? देखा बताइए। एक एंगल ए वाला थीटा है, तो और कौन सा एंगल होगा जो थीटा क्रिएट करेगा? एक अच्छी बताओ, ई वाला लाइन और ई वाला लाइन परपेंडिकुलर है कि नहीं? अच्छा बताओ, एक परपेंडिकुलर, याद करो, एक लाइन दूसरे लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर बताइए एक लाइन अगर हम ऐसे खींच लें, ये वाला हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये वाला लाइन हॉरिजॉन्टल, तो याद करो कि एक लाइन अगर वर्टिकल से थीटा बनाता है तो दूसरा लाइन हॉरिजॉन्टल से थीटा बनाता है, तब जाके इन्हीं दोनों आपस में क्या रहता है? लंबवत। पढ़ाए ना वेब में? वही बात इसमें भी अप्लाई कर। बताओ कौन कौन सा लाइन? ई वाला लाइन, ए वाला लाइन पर क्या है? परपेंडिकुलर है ना? परपेंडिकुलर है। वर्टिकल से कितना बना रहा है? थीटा। तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना बना देगा? थीटा। यहाँ थीटा कह सकते हो तो यहाँ भी कह सकते हो। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? ये वाला एंगल कितना क्रिएट हो गया? थीटा। समझ में आया कि नहीं? बताओ। ए वाला लाइन पर परपेंडिकुलर है और ए परपेंडिकुलर खड़ा लाइन से थीटा कोण बनाया। तो ई वाला परपेंडिकुलर बड़ा लाइन से कितना कोण बना देगा? थीटा कोण। अच्छा, इन दोनों पर्दों के बीच की दूरी कितना आप मानकर चले? कैपिटल डी। क्या मानकर चलेंगे? कैपिटल डी। यहाँ पर ये चाप ही है जिसको हमने स्ट्रेट लाइन की तरह खींच दिया है। आप चाहें तो स्ट्रेट लाइन भी खींच सकते हैं, चाप भी बना सकते हैं। चाप बनाएंगे तो थोड़ा फीलिंग कम आता है, लंबवत देखने में लेकिन उनको अच्छा लगता है, इसीलिए बनाना पड़ता है। लेकिन एक ऐसा है स्ट्रेट लाइन है। अच्छा ये बताओ, ई वाला थीटा है, ये थीटा, ये दोनों के बीच में आपको झगड़ा है। थीटा तो ये थीटा होना चाहिए था, तो ये थीटा तो ये भी तो थीटे ना होगा, पैरेलल लाइन। तो हम डायरेक्ट इसी को थीटा लिख दिए, क्योंकि हमने बताया, खुद बताया आपको कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो एक लाइन वाई से जितना कोण बनाता है उतना ही दूसरा लाइन किससे बनाता है? ये दोनों लाइन में एक लाइन किससे बना रहा है? वाई से, तो दूसरा लाइन एक्स से। अब इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किए थे, बताए थे लॉजिकल, याद आ रहा है तो याद करो, ना याद आ रहा है तो याद करो। ये देखो परपेंडिकुलर है ना, ऐसे रखे तो अभी कोई कोण बन रहा है ना वाई से ना तो एक्स से बन रहा है कौन? अच्छा ये बताओ, ऐसे इसका परपेंडिकुलर ना से नहीं होना चाहिए,
इसको हम ऐसे घुमा दिए तो जितना ऊपर से घुमा उतना ही नीचे से घुमा ना, तो एक वर्टिकल से और दूसरा प्रेडिकल चीज है। साइंस में प्रेडिकल होता है तो हम लोग के पास जितना औकात होगा उतना ही ना करेंगे, इतना तो कर ही सकते। लाइट बुका रहा है, छोड़ दो। अब हमें बताओ, आपको दो को समकोण त्रिभुज दिखेगा। क्या दिखेगा? दो समकोण त्रिभुज। कौन कौन? एक त्रिभुज S1 S2 और यहाँ पर एक पॉइंट नाम ले लेंगे M, यहाँ पर एक पॉइंट P। बताइए एक समकोण त्रिभुज कौन है? S1 S2 M। थोड़ा 90 जहाँ एंगल बनता है उसको बीच में रखना चाहिए। S1 M S2। अब एक त्रिभुज S1 M P बन रहा है ना एंगल। अच्छा, यहाँ पर ये 90 है कि नहीं? है ना? है कि नहीं बताओ? अरे ये वाला 90 है ना, होगा इस लाइन पर। ये वाला लाइन इस पर क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। अब देखिए यहाँ पर एक बात इसमें और ध्यान में रखना कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल बेहद छोटा है। क्यों एंगल बेहद छोटा? इसलिए है क्योंकि इनके बीच की दूरी बहुत 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 कम है। हम तो बड़ा बना दिए ताकि आप देख पाए। या d का मान बहुत कम होता है किसके सामने? तो d इज टू लेस देन कैपिटल D। ए वाला बीच की दूरी बेहद कम है, तो बेहद कम रहेगा तो पथांतर बेहद कमजोर प्राप्त होगी। पथांतर क्या होगा? बेहद कम आएगा। अब पथांतर कम आएगा तो पथांतर कम होगा, यानी अभी इतना अंतर दिख रहा है, थोड़ा पथांतर कम इतना, तो बताओ एंगल को खा रहा है ना ही। और पथांतर कम करोगे कितना और कम हो जाएगा, तो बेहद कम होता है। मिलीमीटर में, नैनोमीटर में ऐसा दूरी आता है इसमें, बहुत कम। यानी आप इसको समझो, इसको फील करो। इधर से मान लो दो बहुत नजदीकी पॉइंट हम लिए और इस पॉइंट से मिला रहे हैं, नजदीकी पॉइंट, बहुत नजदीकी पॉइंट लिए, हम तो बना ही देंगे वैसा। बहुत नजदीकी पॉइंट लिए, इस पॉइंट से मिला रहे हैं। अब बताओ ये एंगल बहुत छोटा बना के नहीं आता, ये एंगल बेहद छोटा है, बेहद छोटा है। तो ये स्मॉल एंगल है, ये थीटा स्मॉल है तो ये बड़ा हो जाएगा, दोनों तो सेम है। तो याद रखिएगा यहाँ पर थीटा क्या है? वेरी स्मॉल। क्या है? वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है। अच्छा, वेरी स्मॉल होने से थोड़ा का फायदा है? एंगल छोटा है तो फायदा तुमको का है, बहुत बड़ा फायदा है। हम टेन थीटा को साइन थीटा मान सकते हैं, साइन थीटा को टेन थीटा मान सकते हैं, या फिर थीटा ही मान सकते हैं। साइन थीटा बराबर टेन थीटा बराबर खाली थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि ना? ये मैथ अनुमति देता है कि स्मॉल एंगल पर टेन थीटा लगभग बराबर होता है साइन थीटा के, ये लगभग बराबर होता है थीटा के। समझ में आया? अब बताओ, हम ट्रायंगल ले रहे हैं, कौन सा? इन ट्रायंगल S1 M S2, S1 M S2। थीटा के सामने इसमें हम साइन थीटा लिखना चाहते हैं, चूंकि तो ये वाला लंब होगा तो लंब के सामने कर्ण है और थीटा के सामने ही लंब है, तो लंब ये वाला कितना है बताइए? ये तो डेल्टा पी था, यही ना पथांतर था, इसी को ना पथांतर कहते हैं। यहाँ से दुनिया बराबर थी, ई वाला लाइन थोड़ा इतना बेसी चल था, ठीक हो नहीं? पथांतर। तो बताइए यहाँ पर इस ट्रायंगल में अगर हम साइन थीटा लिखना चाहें तो डेल्टा पी बटा डी, सही की गलत? या थीटा लिखना चाहें लगभग बराबर डेल्टा पी बटा, क्यों? साइन थीटा को आप थीटा लिख सकते हैं। ये रहा पहला इक्वेशन। देखो झटके में निकालते हैं। दूसरा ट्रायंगल भी दिख रहा है, बोलिए कौन है? इसमें आप क्या लेना चाहोगे? क्या लेना चाहोगे?
टेन थीटा के साइन थीटा को, और साइन टाइम थीटा भी ले लेंगे तो साइन थीटा में आप कन्वर्ट कर दीजिएगा। टेन थीटा भी ले लेंगे तो साइन थीटा भी ले लीजिएगा तो टेन थीटा में कन्वर्ट कर दीजिएगा कि नहीं। तब बताइए इसके लिए अगर हमें लेना चाहिए, अगर इसमें हम टेन थीटा निकालें तो टेन थीटा कितना हो? टेन थीटा कितना होगा? देखकर बताओ। टेन थीटा नहीं लिखना है। हाँ ये थीटा, इस टेन थीटा के लिए क्या लिखिए? ये वाला लाइन, हाँ ये वाला लाइन आप ले सकते हैं। तो यहाँ नाम भी दे सकते हैं, नाम भी दे सकते हैं, दे भी सकते हैं। अच्छा ये थीटा है तो कितना हले? हले ना थीटा। अब बताओ अगर हम यहाँ पर लेते तो क्या लेते? ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होती है ना, मेजरमेंटल डिस्टेंस बेहद छोटा होता है, बहुत कम होता है। तो अगर आप देखेंगे ऐसा नहीं है कि ब्राइट फ्रिंज यहाँ बना है तो डार्क फ्रिंज एकदम यहाँ बना है। फ्रिंज बहुत क्लोजली बनते हैं। कैसा बनते हैं? क्लोजली, बहुत नज़दीक नज़दीक बनता है। ऐसा नहीं है कि बहुत दूर दूर तक दिखता है। तो इस पर आप क्या ऑब्जर्वेशन लगा सकते हैं? देखो ऐसे कंडीशन में आप ए वाला जो डिस्टेंस है ना, ए वाला डिस्टेंस जो है आप मान सकते हैं कि इसी पर है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं होता है। तो आप लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर लंब बटा आधा। क्या लिख सकते हैं? लंब बटा आधा। तो वाई बाई, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ट्रायंगल में, आप इसमें लिख सकते हैं ट्रायंगल में कितना? इन ट्रायंगल कौन सा बोलिए? S2, ट्रायंगल का सिंबल दे देना होगा। ट्रायंगल का सिंबल दो, ट्रायंगल S2, और बोलिए यहाँ एक नाम दे दो, N नाम दे दो, नाम दे सकते हैं ना, S2 N T। अब बताइए इसमें हम टेन थीटा लिखना चाहें तो कितना? Y बटा D हम लिख सकते हैं। हालांकि ये भी इंक्लूड करना चाहिए था, लेकिन ये इतना छोटा है कि इसके सामने अगर हम इसको हम x भी मान ले, क्या मान ले? x, तो y प्लस x करेंगे, ज्यादा खुश रहेंगे तो क्या करेंगे? y प्लस x करेंगे। अच्छा तो टेन थीटा बराबर y प्लस x, y का मान बहुत ज्यादा है x के सामने, तो मैथ अनुमति देता है कि x का मान निगलेक्ट कर सकते हैं, अनुमति देता है ना। तो यहाँ पर y प्लस एक्स करने पर यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि x का मान छोटा पाया गया, किससे? y से। तो हम इसलिए भी लिख सकते हैं कि टेन थीटा बराबर कितना बोलो? y बटा d, या थीटा बराबर कितना लिख सकते हैं? y बाई d। लो दोनों थीटा निकल गया, दोनों थीटा मिल गया। ये स्क्रीन वाला लिखा हुआ मिटा देते हैं। एक थीटा कितना मिला? y बटा डी। दूसरा थीटा कितना मिला? डेल्टा पी बटा डी। यहाँ पर पूरा आपको इसी के चलते गड़बड़ा रहा था टेन थीटा लेने में, क्योंकि आप ये ट्रायंगल, बड़ा वाला ट्रायंगल को देख रहे थे, तो आपको मन कर रहा था कि थीटा के सामने ये वाला लंब है, तो लंब इतना ही दूर थोड़ी ना ले, हो ले ना, ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चूंकि यह जो आप अमाउंट ले रहे हैं वो तो एकदम बारीक अमाउंट है, वह अमाउंट इस अमाउंट के सामने, हाँ तो उसको बहुत छोटा मान के उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, मैथ अनुमति देती है। तो थीटा हमारे पास निकल गया y बटा डी, y बटा डी, और थीटा निकल गया डेल्टा p बटा डी। एक वो स्मॉल डी है, वो कैपिटल डी, दोनों के इक्वलेट कर दो।
तो कितना हो जाएगा बोलिए? डेल्टा पी बटा डी बराबर वाई बटा डी। अच्छा, डेल्टा पी कौन सा बिंदु आपके लिए है? कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है? दो को चमकदार बिंदु के लिए आप लेना चाहते हैं तो डेल्टा पी का सूत्र क्या होगा? 2n लेम्डा। n लेम्डा पढ़ा है ना? अरे रचनात्मक व्यतिकरण में डेल्टा टी। अच्छा, डेल्टा पी पूरा निकालिए लो तुम। डेल्टा पी बराबर कितना निकल गया? y इंटू स्मॉल डी बटा कैपिटल डी। आपने किन दो फ्रिंजों के बीच की दूरी निकालना चाहे? ब्राइट वाला। क्या निकालना चाहे? ब्राइट वाला। तो ब्राइट के लिए डेल्टा पी का शर्त n लेम्डा। ब्राइट के लिए डेल्टा पी का शर्त n लेम्डा बराबर बोलिए y डी बटा स्मॉल डी। तो y का मान बोल डालो n लेम्डा डी बटा स्मॉल डी। हो गया ना? y का मान कितना हो गया? n लेम्डा डी बटा में। अच्छा, n क्या है? काउंटिंग नंबर। अब यहाँ से काम करें, यहाँ से तो काउंट करना नहीं रहता है। काउंट कहाँ से करते हैं? 1 से। 1 2 के बीच की दूरी, 3 4 के बीच की दूरी, 4 5 के बीच की दूरी, ऐसा क्रम चलेगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला निकल गया y बराबर n लेम्डा डी बटा कितना? बहुत आसान सा काम है। स्क्रीन जो इसका है ना बहुत आसान है। आपको दो वेव बनाना है। एक तो यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा बनिए जाता है। एक हम मान लेते हैं कि y डिस्टेंस पर दूसरा पॉइंट हमको मैक्सिमा वाला ही मिला। अच्छा, ये जो मिला इस पर हमने क्या किया? पथांतर क्रिएट करने के लिए स्पर्श के अंदर मांग करके चाप खींच दिया। चाप हमने स्ट्रेट लाइन की तरह खींच लिया, क्योंकि परपेंडिकुलर चाप भी है, स्ट्रेट लाइन को भी हम परपेंडिकुलर कर सकते हैं। तो ये हमने ऐसे खींच लिया। अब ऐसा करने के बाद हुआ क्या? तो ये वाला डेल्टा पी एक्सेस हो गया पथांतर, और डेल्टा पी अब यहाँ पर देखो तो यहाँ एंगल थीटा, तो यहाँ भी एंगल, ये वाला एंगल भी थीटा है। तो हम इस छोटे ट्रायंगल से नहीं बड़े ट्रायंगल से चलेंगे। अब बड़े एक बार इसमें निकाल लेंगे साइन, इस बड़े ट्रायंगल में निकाल लेंगे टेन। बड़े ट्रायंगल में से थीटा निकलेगा, छोटे ट्रायंगल से भी थीटा निकलेगा, दोनों को इक्वल करके y का मान। तो हम समझते हैं कि बहुत आसान है। इस तरीके से बनाओगे तो ये शॉर्टेस्ट मेथड है, सबसे संक्षिप्त विधि। कौन सा विधि है? संक्षिप्त विधि है। यहाँ पर हाँ भाषा लिखेंगे। हाँ, भाषा तो बहुत जरूरी है। जो हम बोल रहे वही ना भाषा है, अब उसको लिखना पड़ेगा। अब कोई भी एक्सपेरिमेंटल या फिर कोई भी हम लोग व्यंजक बनाते हैं ना, तो उसमें बिना भाषा को दिए व्यंजक कंप्लीट नहीं होना पड़ता है। व्यंजक अगर कंप्लीट करना है तो बिना भाषा का होगा नहीं। ठीक है, तो भाषा तो देना पड़ेगा। अब भाषा देने के लिए आपको अब तैयार हो जाना चाहिए। अब इसमें भाषा क्या क्या देना है, जो चित्र में आप देख पा रहे हैं या जो आपने चित्र के साथ किया है वही बतिया आप अपनी भाषा में लिखा करें। ये तो लाखों बार बोले हैं। तो ये वाला हम चाहेंगे कि आप लोग घर से खुद बना कर आएंगे। पूरा समझ में आ गया ना? अब इसको उतारना नहीं है, पहले मन से बैठ करके बना लेना। ना बने ना तब ये वीडियो देख लेना। हमको नहीं लगता है कि नहीं बनेगा, बहुत आसान सा काम है। फंसेगा कहाँ? जहाँ फंसाए थे जानबूझ के फंसता है कि सर ये वाला थीटा लेंगे तो ये वाला कितना लेंगे। तो हमने आपको क्लियर कर दिया कि आप y ही ले सकते हैं, क्योंकि y का मान बड़ा है और a का मान बहुत छोटा है। तो बड़े राशि को छोटे राशि से कोई प्रभाव पड़ता नहीं। जैसे आप बड़ा है टिकट कटवाते हैं, छोटकर लेकिन का टिकट नहीं कटता है, कोई प्रभाव पड़ता है? वो तो गोदी में चला गया, सीट पर थोड़ी ना बैठे। समुद्र में 1 लोटा पानी डालिए दोगे तो समुद्र को क्या बिगड़ जाने है, या क्या उसको लाभ होने वाला है? कोई लाभ है? बड़े अमाउंट में छोटे राशि का कोई अस्तित्व नहीं है। उसे रखो, इग्नोर करो, आपकी मर्जी। लेकिन ये हटाने की अनुमति केवल जोड़ और
घटाव में छोटे राशि कहाँ से हटते हैं? जोड़ घटाव के मैथमेटिकल ऑपरेशन में से गायब किए जाते हैं। गुना और भाग में कर दोगे तो सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि छोटा राशि का गुना का बहुत बिजोड़ प्रभाव पड़ता है और भागा का तो और विध्वंसक प्रभाव पड़ता है। छोटे राशि को 0 से अगर भाग दो तो अनंत बना सकता है, करता है ना। गुना और भाग में से नहीं हटाना है, किस में से हटाना है? डायग्राम क्लियर है, प्रूफ क्लियर है, 5 अंक पक्का चाहिए तो आपको इसे बनाना चाहिए। एक मेथड आप बता देंगे, हमको इस मेथड से अच्छा कोई नहीं लगता। इसमें एक जगह माइंड लगता है बस, और कहीं नहीं। कहाँ माइंड लगा था तो अब समझिएगा। अब ये माइंड आपको ये वाला जो ऑब्जर्वेशन वाला काम है ना, आपको खुद करना पड़ता है, क्योंकि इतना टीचर को भी ध्यान में